बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी बेस्ड ऑन CHO सिलेबस को लेके। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, जिनका अपकमिंग टाइम में MP के लिए तो पेपर है ही 29 और 30 मार्च को, लेकिन उसके अलावा जो अपकमिंग अलग अलग स्टेट में एग्जाम हो सकते हैं, ये क्लास उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। बट बिफोर दैट इस क्लास के मैं बता दूं कि सिलेबस आपको ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया हुआ था, और सॉरी फॉर कि आज आपकी क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है। 9:30 का टाइम था, बट थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं, जो भी लोग MP CHO NHM के पेपर्स लेना चाहते हैं, आपको PDF में 16 पेपर्स अवेलेबल होंगे। 354 पेज की PDF होगी। चार्जेस होगा ओनली 99 रुपीज़। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो भी लोग 41 पेपर्स CHO NHM प्लस 13 सीरीज लेना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। उसका चार्जेस है 300, जिसमें आपके मोर देन 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हिंदी इंग्लिश में होंगे। सीरीज आपको ओनली इंग्लिश में रहेंगी। DSSB एम्स सभी पेपर्स आपको ऑल ओवर अवेलेबल हैं। आपको मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पेपर्स मिल जाएंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन वाज द सुरक्षा क्लिनिक लॉन्च्ड। तो जो सुरक्षा क्लिनिक है कब लॉन्च की गई थी? 1992 में, 1999 में, या फिर 1998 में और 2001 में। कब एक क्लिनिक है, सुरक्षा क्लिनिक है जो स्टार्ट की गई थी? तो ये सुरक्षा क्लिनिक रिलेट किससे करती है? सुरक्षा क्लिनिक है जो रिलेट किससे करती है? सुरक्षा क्लिनिक रिलेट करेगी जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उससे। और इस क्लिनिक को लॉन्च किया गया था 1992 में। कब? 1992 में एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए लॉन्च किया था। याद रखना है, सुरक्षा क्लिनिक क्या है? सुरक्षा क्लिनिक, पहले इसको STI और RTI क्लिनिक के नाम से जाना जाता था। जो कि यहाँ पर जो क्लिनिक है, इसको लॉन्च किसने किया था? NACO ने, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और एक इसके लिए कि जो RTI और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उनको प्रिवेंट करने के लिए, और कैसे है जो HIV एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्लिनिक आई थी। अब इसमें से जो एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन आए हैं वो क्या आए थे? वो थे इस क्लिनिक के कलर कोड। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर एक कलर कोड किट प्रोवाइड की जाती है इस सुरक्षा क्लिनिक के तहत, जो 1992 में एक क्लिनिक आई। पहले तो यहाँ पे आप इसका आंसर याद रखें, कब? 1992 में सुरक्षा क्लिनिक लॉन्च की गई थी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए NACO के द्वारा जो रेड रिबन यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो कलर कोड यूज किए गए थे वो थे ग्रे, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, रेड, येलो एंड ब्लैक। 7 कलर कोड की किट यहाँ पे इस्तेमाल की गई थी, जिसमें किट 1 है जो ग्रे कलर की होगी। इसमें यूरेथ्रल डिस्चार्ज, एनोरेक्टल डिस्चार्ज और सर्विसाइटिस के लिए यहाँ पर स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए लिया गया था। किट ग्रीन और किट नंबर 2 जो कि वेजाइनाइटिस, वेजाइना में कुछ इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसके लिए। किट 3 जो कि व्हाइट कलर थी, जेनाइटल अल्सर्स के लिए। किट 4 ब्लू कलर की, जेनाइटल अल्सर्स। किट 5 भी जेनाइटल अल्सर्स के लिए, रेड कलर की। येलो थी जो कि लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए। और किट 7 ब्लैक जो कि इंग्वाइनल व्यूवो के लिए यहाँ पे कलर कोड है जो इस्तेमाल किए गए थे। अभी किट मैंने आपको बताई कि एग्जाम में आई थी। तो एक किट से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आपको, जिन्होंने राजस्थान NHM का पेपर दिया है, उसमें सेम ऐसे ही लिखा था कि बेस्ड ऑन द कलर कोड किट के इनको मैच कीजिए। तो यहाँ पे टोटल जो कलर यूज किए गए किट कितने? 7। ग्रे, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, रेड, येलो एंड ब्लैक, ये कलर कोड यहाँ पे इसके इस्तेमाल किए गए। इनका क्लिनिकल कंडीशन बेस्ड ऑन, इसमें एक ड्रग्स भी इंक्लूडेड थी। यदि हम बात करें कि जो ग्रे कलर की किट थी, किट 1 जिसको कहा गया, इसमें देखिए यहाँ पे जो मेडिकेशन थी वो क्या थी? किट फर्स्ट थी जो ग्रे कलर की, इसमें मेडिकेशन क्या थी? एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल डोज प्लस सिफैक्सिन 400 mg सिंगल डोज फॉर यूरेथ्रल डिस्चार्ज, एनोरेक्टल डिस्चार्ज सिंड्रोम एंड एसिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए।
और नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट थे, सेल के लिए नहीं थे, गवर्नमेंट में सप्लाई के लिए थे, जो RTI या फिर STI क्लिनिक्स थी और सुरक्षा क्लिनिक्स थी उनके लिए। जो ग्रीन कलर की किट थी, किट नंबर 2, इसमें सेनिडाजोल 1 ग्राम BD डोज था और फ्लूकोनाजोल था जो कि वेजाइनल डिस्चार्ज सिंड्रोम के लिए। यहाँ पर इस तरीके से कलर कोड किट है जो इस्तेमाल की गई थी और उनमें अलग अलग तरीके की है जो मेडिकेशन अवेलेबल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे इस किट के अकॉर्डिंग क्या याद रखना है। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको ये तो एग्जाम में एक पूछा जा सकता है कि कौन सा कलर कोड किस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए, इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कलर कोड और इसमें ड्रग कौन सी होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच साइन डिफ्रेंशिएट फ्रॉम एक्लेम्सिया टू प्री एक्लेम्सिया। इनमें से कौन सा साइन है जो एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से डिफ्रेंशिएट करेगा। तो ऑप्शन में प्रोटीन यूरिया, कन्वर्जेंस, हाई BP या फिर ब्लड विजन। तो कौन सा साइन है जो एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से डिफरेंस करेगा। तो वो होगा यहाँ पर एक्लेम्सिया का प्री एक्लेम्सिया से डिफ्रेंसिएशन होगा कन्वर्जेंस। प्री एक्लेम्सिया में कभी भी फिट्स नहीं आते हैं, जो एक्लेम्प्टिक फिट्स जिसको कहते हैं ओनली एक्लेम्सिया में आते हैं। जो एक्लेम्प्टिक फिट्स होते हैं ओनली कब आते हैं, कन्वर्जेंस वो आते हैं एक्लेम्सिया में। प्री एक्लेम्सिया में प्रोटीन यूरिया होगा, BP बढ़ेगा, ब्लड विजन होगा, हेडेक होगा लेकिन यहाँ पर कन्वर्जेंस आते हैं ओनली किसमें, एक्लेम्सिया में। जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज की जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है MgSO4। याद रखना है MgSO4 है जो ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए यूज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी व्हेन HB लेवल। तो यहाँ पर यदि एनीमिया की कंडीशन है प्रेगनेंसी में, सीवियर एनीमिया की कंडीशन है तो HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल कितना होगा, लेस देन 7 ग्राम पर DL, लेस देन 11, लेस देन 9 या फिर मोर देन 9। कितना हीमोग्लोबिन लेवल होगा यदि प्रेगनेंसी में सीवियर एनीमिया कंसीडर किया जाता है। तब सीवियर में कंसीडरेट करने की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कितना, लेस देन 7, कितना है, लेस देन 7। और मैं बता दूं कि जो भी लोग अपकमिंग टाइम में पेपर दे रहे हैं, आपको किसी भी स्टेट के पेपर्स किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू यदि अवेलेबल हो जाए, जो लोग मेरे थ्रू नहीं लेना चाहते, यदि आप चैनल पर देखते हैं तो चैनल पर भी पूरे पेपर्स अपडेटेड हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, करंट के प्रीवियस के जब CHO का पेपर देते हैं उसके 4 दिन बैठ के आप, क्योंकि आपको यदि 40-50 पेपर सॉल्व करते हैं तो 4 दिन का समय लग जाएगा। जो लोग बहुत अच्छे से करेंगे तो 2 दिन सफिशिएंट है पूरे पेपर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपको लास्ट में जो पूरे पेपर से एक बार सॉल्व करके जरूर जाना है। जिनका डाउट रहता है कि क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो सेम एज क्वेश्चन यदि रिपीट नहीं होता है तो आपको इस तरीके से, जैसे यहाँ पे सीवियर एनीमिया है, ओनली एनीमिया पूछ ले, माइल्ड पूछ ले, मॉडरेट पूछ ले, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सीवियर एनीमिया कंसीडर किया जाएगा जब हीमोग्लोबिन लेवल्स लेस देन 7 हो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेगनेंसी में एनीमिया कंसीडर किया जाता है जब हीमोग्लोबिन लेवल 11 ग्राम पर DL से भी कम हो और जो हेमेटोक्रिट वैल्यू है लेस देन 32% हो। तो माइल्ड की बात करें तो 9 to 10.9 ग्राम पर DL, मॉडरेट 7 to 8.9, लेकिन लेस देन 7 ग्राम पर DL मतलब सीवियर, वेरी सीवियर मतलब लेस देन 4 ग्राम पर DL। जो यहाँ पर सीवियर और वेरी सीवियर है, स्पेशली इन दोनों केसेस में पेशेंट को एडमिट करके जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत भी पड़ जाती है। तो यहाँ पर आपको बेस्ड ऑन WHO की जो प्रेगनेंसी में एनीमिया की डेफिनेशन है वो याद रखनी है। नेक्स्ट वन, इन लेबर रूम इफ ऑक्सीटोसिन इज नॉट अवेलेबल देन विच ड्रग ऑफ चॉइस। और ये कह सकते हैं कि यदि लेबर रूम में ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है तो कौन सी मेडिकेशन है जो यूज की जा सकती है, मीजोप्रोस्टॉल, एड्रेनालिन, मीफेप्रोस्टोन या फिर नन ऑफ द अबव। यदि इनकेस ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं, ऑक्सीटोसिन यूज किसके लिए की जाती है, लेबर इंड्यूस करने के लिए, PPH को मैनेज करने के लिए, लेकिन जब ये अवेलेबल नहीं है तो मीजोप्रोस्टॉल को भी यूज किया जा सकता है। मीजोप्रोस्टॉल है ओरली सबलिंगुअल रेक्टल रूट से दी जाती है वेजाइनल डिलीवरी के पहले या फिर सपोजिटरी के तौर पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि ऑक्सीटोसिन एज सपोजिटरी भी यूज किया जाता है तो IV भी दिया जाता है,
लेकिन मीजोप्रोस्टोल ओरली भी दी जा सकती है, सबलिंगुअल दे सकते हैं, रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं, लेकिन इसको वैजाइनल नहीं दिया जाएगा। वैजाइनल डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए ये चीज़ आपको याद रखनी है। यदि ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है तब पिटोसिन और ऑक्सीटोसिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज किया जाता है, लेकिन जब अवेलेबल ना हो तब मीजोप्रोस्टोल के थ्रू भी लेबर को इंड्यूस किया जा सकता है। मीजोप्रोस्टोल क्या है? मीजोप्रोस्टोल एक अबॉर्शन के लिए जो ड्रग यूज की जाती है वो है, लेकिन यदि अबॉर्शन में भी जो कंसेप्शियस मटेरियल बाहर लेके आना है, सेम एज लेबर को इंड्यूस भी करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन की एब्सेंस में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू फीटसेस। यहाँ पर कौन सी ड्रग को यूज किया जा सकता है माँ से बच्चे को हमें HIV ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट करना है? तो इंडेनाविर, लेमिविडिन, नेविरापाइन या फिर जुडियोविडिन, कौन सी मेडिकेशन को यूज किया जा सकता है? यदि कौन सी मेडिकेशन है जो यूज की जा सकती है यदि माँ को HIV है तो बच्चे को हमें प्रिवेंट करना है? यदि ओनली HIV के लिए पूछते क्या होता है HIV एड्स के लिए, तब आप क्या कहते हैं? जुडियोविडिन। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल ट्रांसमिशन प्रिवेंट करना है तब क्या यूज करेंगे हमें? नेविरापाइन। यहाँ पे दोनों याद रखनी है। यदि डायरेक्ट HIV के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तब कहना है जुडियोविडिन, ART ड्रग है, लेकिन नेविरापाइन की बात की जाए तो वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए नेविरापाइन को जो यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है हमेशा वायरस का दो तरीके से होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में वायरस है जो एक पर्सन में दूसरे में छींकने खांसने या दूसरे अदर मोड के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन वर्टिकल में माँ से बच्चे में ही ट्रांसमिट होगा। ऑफ स्प्रिंग में जो आने वाली जनरेशन है उसमें तो वो ट्रांसमिशन होगा, वो क्या कहलाएगा? वर्टिकल। और इस वर्टिकल ट्रांसमिशन के HIV को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी, वो क्या होगी? नेविरापाइन। क्वेश्चन है कि गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन किस पार्ट्स को अफेक्ट करेगा? ईयर्स को, नोज को, आइस को कि टेस्ट बड्स को? तो यहाँ पर जो हेलुसिनेशन है जो कि स्पेशली किसको अफेक्ट करेगा? टेस्ट बड्स को, जो आप खा पी रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर जो गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट कर रहा है किस पार्ट को अफेक्ट करेगा? टेस्ट बड्स के लिए। यहाँ पे देखिए, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, जब कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है मतलब कि एब्सेंट है, उस चीज़ को आप परसीव करते हैं तो क्या कहलाएगा? हेलुसिनेशन। और यहाँ पर जो हेलुसिनेशन के टाइप्स हैं, यदि हम बेस्ड ऑन, जो कि बिना किसी स्टिमुलस के रहे जो हेलुसिनेशन, जिसमें आप कुछ भी खा पी भी नहीं रहे लेकिन आपको वो टेस्ट फील हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी में है फॉल्स परसेप्शन ऑफ साउंड, आपको लगता है कि कोई सेकंड थर्ड पर्सन आपसे बात कर रहा है लेकिन वहाँ पे आपसे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो ऑडिटरी क्या है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मतलब साउंड को लेके। गस्ट्रेटरी में क्या होगा? टेस्ट को लेके। ऑल्फैक्टरी का मतलब है आपको स्मेल, क्या है? स्मेल। यदि यहाँ पर आपसे गस्ट्रेटरी की जगह ऑल्फैक्टरी पूछते तो आप क्या कहते? नोज। फिर आता है विजुअल, मतलब आपके सामने जो चीज़ है ही नहीं, आप उसके बारे में आपको लगता है कि ये चीज़ है, तो क्या होगा? विजुअल। फिर आता है टैक्टाइल, मतलब आपको टच, फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच, या आपको किसी ने टच किया है, छुआ है, बट किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो क्या है? टैक्टाइल हेलुसिनेशन। और सबसे ज़्यादा जो इन सभी में डेंजरस हेलुसिनेशन होता है गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। और कुछ जो अलग अलग टाइप की साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम जाते हैं तो सभी टाइप के हेलुसिनेशन किसी ना किसी एक प्रॉब्लम में आपको देखने को मिलेंगे ही। ऑडियो मतलब सुनने वाला, गस्टेशन मतलब आपको टेस्ट को लेके, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल को लेके, विजुअल मतलब देखने आँखों को लेके आपको, टैक्टाइल का मतलब है कि आपको टच। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, पार्किंसंस डिसीज इज कॉज्ड बाय, तो पार्किंसंस डिसीज किसके द्वारा होगी? डिमाइलिनेशन ऑफ द नर्व सेल्स, इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द ब्रेन, हेरिडिटरी फैक्टर, डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स ड्यू टू ओल्ड एज। तो ओल्ड एज के कारण सेनाइल डिमेंशिया होता है यदि ब्रेन सेल्स की डेथ होती है। तो यहाँ पर कहा है कि पार्किंसंस किसके कारण होता है?
डोपामीन के इम्पेयरमेंट के कारण, डोपामीन की कमी होने के कारण। और ये कब होगी? जब जो सेल्स हैं, जो भी सेल्स डोपामीन को बना रही हैं, क्या है? नर्व सेल जो डोपामीन को बना रही हैं, उन सेल्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी जिसके कारण वो डोपामीन को नहीं बना पा रही हैं, तब क्या होगी यहाँ पर? पार्किंसंस। पार्किंसंस की आपको एग्जाम में इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन इन केस ना आए, उसमें ओनली न्यूरोट्रांसमीटर पूछा जाएगा कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होगा, तो होगा डोपामाइन। एल्जाइमर में पूछते हैं तो कौन सा? एसिटाइल कोलिन। इसी तरीके से पार्किंसंस में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो रहा है, तो वह डोपामाइन। क्या है? डोपामाइन। नेक्स्ट वन इज condition in which menstruation occurs but is not visible because of an obstruction of the outflow tract is known as। तो ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन जो फ्लो है ब्लड का वो बाहर नहीं दिखाई दे रहा, वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, वो क्या कहलाएगा? क्रिप्टोमेनोरिया, जीरोकॉप्स, डिस्मेनोरिया पे मेनोरेजिया। कौन सी कंडीशन कहलाएगी जिसमें मेंस्ट्रुएशन तो हो रहा है, मतलब पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बीच में क्या हो रहा है? जो ब्लीडिंग है वो दिखाई नहीं दे रही। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन वेजाइना के यहाँ हो सकता है, आपकी सर्विक्स के यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन, जो सिचुएशन क्या कहलाएगी? क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहलाएगी? क्रिप्टोमेनोरिया। डिस्मेनोरिया सबको पता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगी, क्रैम्प्स आएंगे। मेनोरेजिया में हैवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बीच में। नेक्स्ट वन इज इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेज में इन्फेंसी पीरियड कब कहा जाएगा? बर्थ टू 1 ईयर तक, 4 वीक्स टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज में इन्फेंसी पीरियड कहलाएगा 4 हफ्ते से लेके 1 साल तक का। कब तक का? 4 वीक्स टू 1 ईयर तक का। यहाँ पर ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। यहाँ पे कहा है कि 4 वीक्स टू 1 ईयर, तो ये तो हो गया आपका इन्फेंसी पीरियड। 0 to 28 डेज तक का पीरियड कहलाता है न्यूबॉर्न पीरियड। 0 to 7 अर्ली न्यूबॉर्न होगा और अर्ली न्यूनेट कहेंगे हम, लेकिन 0 से 28 दिन तक का कहलाएगा न्यूबॉर्न। 1 महीने से 1 साल इन्फेंट, 1 to 3 ईयर तक टोडलर्स, 3 to 6 ईयर प्री स्कूलर, मतलब जो LKG UKG के बच्चे होते हैं वो, 6 to 12 ईयर तक जो 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वो आ जाएंगे। 12 to 18 ईयर के जो बच्चे होंगे वो किस में आएंगे? एडोलेसेंट कैटेगरी में। बट बेस्ड ऑन WHO की डेफिनेशन के एडोलेसेंट एज ग्रुप कंसीडर किया जाता है 10 से 19 साल तक का। क्लियर है? 10 to 19 ईयर्स तक का। नेक्स्ट वन इज एन इन्फेंट इज बॉर्न विथ फेशियल एबनॉर्मलिटीज, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड विजन एबनॉर्मलिटीज। दीज एबनॉर्मलिटी आर प्रोबेबली कॉज्ड बाय मैटरनल कॉज। तो यहाँ पर इन्फेंट बॉर्न हुआ है, फेशियल एबनॉर्मलिटीज है, ग्रोथ रिटार्डेड है, विजन एबनॉर्मलिटीज भी है, लेकिन ये इन सभी चीज़ों के पीछे जो कारण है वो मैटरनल कॉज। तो वो कौन सा होगा? मतलब माँ को किस चीज़ की कमी रही होगी, या फिर उसने क्या खाया पिया होगा? फॉलिक एसिड की कमी रही होगी, विटामिन A की रही होगी, विटामिन B6 की, या फिर अल्कोहल कंजप्शन की। फॉलिक एसिड की कमी से तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप होगा बेबी को। विटामिन A, विटामिन B6 या फिर अल्कोहल कंजप्शन। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि फेशियल एबनॉर्मलिटीज है, फ्लैट फेस है, विजन इम्पेयरमेंट है, सब कुछ हो रहा है कि माँ ने प्रेगनेंसी के टाइम पर भर भर के शराब पी है। क्या है? भर भर के अल्कोहल पिया है, मतलब कि शराब पी है, दारू पी है, जिसके कारण बेबी की बैंड बज गई। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में कहलाएंगी। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब प्रेगनेंसी में माँ ने क्या किया हो, अच्छी खासी शराब पी हो, तो उस कारण से बच्चे का दिमाग, जो ब्रेन है वो डैमेज होगा, ग्रोथ प्रॉब्लम्स रहेंगी, जिसके कारण बच्चे का जो लो नेजल ब्रिज फ्लैट रहेगा, माइनर ईयर एबनॉर्मलिटीज होगी, सुनने में प्रॉब्लम होगी, माइक्रोजेंथिया होगा बच्चे को, जो चिन है बहुत ही छोटी होगी, थिन अपर लिप होंगे, यहाँ पर फ्लैट मिडिल एंड शॉर्ट नोज होंगे, शॉर्ट पाल्पेब्रल फिश होगा, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा हम कहें फेशियल एबनॉर्मलिटीज ही यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज द विच वैक्सीन स्टोर्ड एट द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन स्टोर करके रखी जाएगी?
ओपीवी, बीसीजी, एमएमआर या फिर मीजल्स, तो जो वैक्सीन स्टोर करके फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाएगी रेफ्रिजरेटर में, वो होगी ओरल पोलियो वैक्सीन। और मीजल्स और ओपीवी हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, इसीलिए इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर का फ्रीजिंग कंपार्टमेंट है वहाँ पर रखी जाएंगी। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन पूछें तो आपको कहना है ओपीवी ऑप्शन में ना हो तो मीजल्स। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 ईयर। यदि बच्चे की उम्र 1 से 2 साल है तो यहाँ पर पल्स रेट कितनी होगी, 60 to 100 पर मिनट, 76 to 120 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 80 to 130 पर मिनट। यहाँ पर जो पल्स रेट की बात हो रही है तो बच्चे की पल्स रेट 1 से 2 साल के बच्चे की होगी कितनी, 80 से 130, 80 to 130 बेस्ड ऑन एज ग्रुप। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पल्स रेट बताया हुआ है। एक जो शॉर्ट्स चैनल है वहाँ पर रिसेंट में ब्लड प्रेशर पढ़ाया गया है, आप जाके वहाँ पर ज़रूर चेक करना। जो बर्थ से लेके एडल्टहुड और जेरियाट्रिक पर्सन में कितना बीपी होगा, क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी, कैसे बीपी आपका बढ़ेगा घटेगा, वो सब चीज़ें वहाँ पे आपको एक 15 मिनट की क्लास में बताया गया है, तो प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर देखना। पल्स रेट होगा एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। न्यूबॉर्न बेबी में जब बच्चा 0 से 3 महीने का होगा तो 100 से 150 बीट पर मिनट एट द टाइम ऑफ बर्थ नॉर्मल कंसीडर की जाती है, जब 140 से 160 हो। क्लियर। इन्फेंसी में क्या होगा, 90 से 120, फिर 6 to 12 मंथ के पीरियड में 100 से 160 होगा। चिल्ड्रन है तो 1 से 10 साल के हैं तो 60 से 130 तक जाएगा। और जिन बच्चों की उम्र 10 साल या फिर एडल्ट है तो नॉर्मली जितना एडल्ट का होता है उतना जाएगा। बिलो 60 जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया कहेंगे हम, और ओवर 100 जाएगा तो टैकीकार्डिया। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द व्हेन वर्ल्ड वाइड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड, तो हम पूरे विश्व में हृदय दिवस कब मनाते हैं, 29 सितंबर को, 29 दिसंबर, 28 सितंबर या फिर 28 जनवरी। तो वर्ल्ड हार्ट डे क्या है, वर्ल्ड हार्ट डे है जो कब मनाते हैं हर साल, तो हर साल विश्व हृदय दिवस मनाते हैं 29 सितंबर को। कब, 29 सितंबर को। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा, फर्स्ट। हम हर साल हार्ट डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे, तो हम मनाते हैं 29 सितंबर को। जो विश्व का पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था डॉक्टर क्रिस बार्नार्ड ने किया था। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था 3 दिसंबर 1967 को केप टाउन में, क्रूड सेचर हॉस्पिटल केप टाउन में किया गया था। डॉक्टर क्रिस बार्नार्ड ने ट्रांसप्लांटेशन किया था। पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आपको पूछ सकते हैं, 3 दिसंबर 1967 को केप टाउन में किया गया था। इंडिया में पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था 1968 में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। डॉक्टर पीके सेन ने इसको किया था 1968 में। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज। डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग मतलब आप जो सांस लेते हैं तो क्या है, जो डेप्थ है क्या है, बढ़ी हुई है, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट है जो कि नॉर्मल आती है 16 to 20 की रेंज में आ रही है, लेकिन ब्रीदिंग की जो डेप्थ है वो क्या है, बड़ी है। हाइपर एपनिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ऑर्थोपनिया होगा, कुस्मास ब्रीदिंग होगा। तो यहाँ पर ब्रीदिंग की डेप्थ बड़ी है लेकिन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, तो ये कहलाएगा आपका हाइपर एपनिया। क्या होगा, हाइपर एपनिया। ब्रेडिपनिया का मतलब है एबनॉर्मल लेकिन स्लो ब्रीदिंग। ऑर्थोपनिया में जब आप लेटे या फिर लेटे हुए फ्लैट पोजीशन में तब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है वो। स्मॉल ब्रीदिंग जनरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में देखने को मिलेगी, जिसमें डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग एसोसिएटेड विथ सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबीज। यदि बच्चा प्रीटर्म बेबी है, दैट मीन्स 37 वीक के पहले ही डिलीवर हो गया है, तो ऐसे बच्चे बिफोर 37 वीक के पहले डिलीवर हो जाएं तो उसमें यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जरूरी नहीं है कि हर एक प्रीटर्म बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की सिचुएशन हो,
यदि लेट प्रीटर्म हुए मतलब 35 वीक के बाद हुए तो चांस कम होते हैं, 35 वीक के बाद हुए तो चांस कम होते हैं। लेकिन बेबी यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है कि प्री टर्म है तो फुल टर्म तो कम माने जाते हैं, अब 37 वीक के बाद होते हैं। लेकिन 37 वीक के पहले यदि बच्चा हुआ है प्री टर्म बेबी है लेकिन उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो रहा है, कौन से साइन होंगे जो बताएंगे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है? नेजल फ्लेयरिंग, वेरल चेस्ट, ब्रेडिकार्डिया या फिर ग्रंटिंग एंड चेस्ट इन ड्राइंग, क्या यहाँ पर साइन होंगे जिससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की सिचुएशन का पता चलेगा? वो होगा यहाँ पर क्या? नेजल फ्लेयरिंग। क्या होगी? नेजल फ्लेयरिंग, जो कि क्लासिकल साइन होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को लेके न्यूबॉर्न बेबी में। आरडीएस इमेच्योर लंग्स के कारण होगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्यों होगा? इमेच्योर लंग्स के कारण। जो प्रेगनेंसी में यदि जो प्रीटर्म लेबर आ रहे हैं तो उनको यदि थोड़ा बहुत डिले करना है तो डेक्सामेथासोन दिया जाता है ताकि लंग्स को मैच्योर किया जा सके बेबी के। तो नेजल फ्लेयरिंग तब होगा जब जो नॉस्ट्रिल है, जब सांस लेंगे तो जो नॉस्ट्रिल है बड़े बड़े ओपन होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फैल के, मतलब बेबी को प्रेशर लगाना पड़ रहा है सांस लेने में। और एक इंडिकेशन है कि बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है। हर एक यदि इवन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है तो ब्रेडिकार्डिया सबको पता है। बैरल चेस्ट देखने को मिलता है जनरली एम्फाइसीमा के मरीज में। सीओपीडी में जो एम्फाइसीमा वाला पार्ट होगा उसमें बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय। कैल्शियम का बैलेंस बॉडी में कौन रेगुलेट करेगा? पैराथार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कैल्सिटोनिन या फिर एएनसी। तो कैल्शियम का जो बैलेंस है बॉडी में रेगुलेट करता है पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे? रेगुलेट करने का काम करेंगे कैल्शियम को। किस तरीके से? जो कैल्सिटोनिन है थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पर कैल्शियम को ब्लड टू बोन में भेज रही है। जो ब्लड है जो फ्लो हो रहा है वहाँ से बोन में भेजती है। और जो यहाँ पर पैराथार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड रिलीज करती है तो ये क्या कर रही है? बोन से ब्लड में ला रही है कैल्शियम को। तो दोनों हार्मोन एक तरीके से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स इनटू प्लाज्मा। कौन से सॉल्यूशन है? यहाँ पर हमने अलग अलग कैटेगरी के सॉल्यूशन पढ़े हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, एल्कलाइन। तो यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन है जो सेल्स से प्लाज्मा में फ्लूइड को शिफ्ट कर रहा है, वाटर को शिफ्ट कर रहा है? तो वो कहलाएगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल्स से प्लाज्मा में, हाइपो में प्लाज्मा टू सेल्स अपोजिट होगा। आइसोटोनिक में सेम ऑस्मोलैरिटी होगी, ब्लड और प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या है? सेम है इस फ्लूइड की। एल्कलाइन वाला जो यहाँ पर फ्लूइड होगा जिसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगा। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए हैं, तो यदि आपको पूछे सेल्स से प्लाज्मा में तो हाइपरटोनिक, प्लाज्मा टू सेल्स पूछे तो हाइपोटोनिक, यदि ऑस्मोलैरिटी सेम है तो आइसोटोनिक। क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज इन यूज व्हेन अ पेशेंट इज आस्क्ड टू वियर अ मास्क। जब आप यदि पेशेंट से कहते हैं कि अपना मास्क पहन लो तो आप किस टाइप का आइसोलेशन प्रिकॉशन यहाँ पे बरत रहे हैं? ब्लड सेफ्टी के लिए, ड्रॉपलेट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन? तो कौन सा प्रिकॉशन है यहाँ पे आप बरत रहे हैं? पेशेंट से मास्क पहनने को कह रहे हैं तो वो होगा ड्रॉपलेट। क्या होगा? ड्रॉपलेट। क्योंकि मास्क पहनेगा तो यदि उस छींकता है, खांसता है, तो यदि उसको कोई मान लीजिए कंटेजियस डिसीज़ है तो जो उसके ड्रॉपलेट या फिर जो ड्रॉप्स एयर में नहीं उड़ेंगे और आप बीमारी से बच सकते हैं। तो यहाँ पर एक कौन सा होगा? ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। नेक्स्ट वन इज which of the following site is recommended for adults as a safe site for the majority of intramuscular injection। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है कि एडल्ट में पूछा है। जनरली इस तरीके का क्वेश्चन आपको इन्फेंट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कहा है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए जो एडल्ट पर्सन है उसमें कौन सी साइट है जो बेस्ट होगी? वेंट्रोग्लूटियल, वास्टस लैटरलिस, डॉर्सल ग्लूटियल या रेक्टस फीमोरिस। तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है मसल्स में दिए जाते हैं, यदि यही चीज़ एडल्ट की जगह इन्फेंट में पूछी जाती, बच्चे में पूछते, तो आप कहते वास्टस लैटरलिस साइट। क्लियर?
लेकिन यहाँ पे किस में पूछी, एडल्ट में IM इंजेक्शन के लिए, तो क्या होगी, वेंट्रोग्लूटियल साइट। कौन सी, वेंट्रोग्लूटियल साइट, जो कि बेस्ट साइट होगी जिसके कारण हम जो नर्व इंजरी है उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, वेंट्रोग्लूटियल। नेक्स्ट वन इज a multiparous client tells the nurse that she is using medroxyprogesterone for contraception. The nurse should instruct the client to increase her intake of which of the following. तो यहाँ पर यदि मल्टीपेरस क्लाइंट है, मल्टीपेरस का मतलब है कई बार प्रेग्नेंट हुई है वो लेडी, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपेरस का मतलब क्या है, कई बार प्रेग्नेंट हुई है, और डेपो-प्रोवेरा जो कि शॉर्ट और अंतरा नाम से मार्केट में अवेलेबल है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, हर 3 महीने में लगाई जाती है। तो नर्स उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि आप अपनी डाइट में किसको बढ़ाइए खाने पीने में, विटामिन सी को, विटामिन ए को, जिंक को कि कैल्शियम को। तो यदि जब आप डेपो-प्रोवेरा ले रहे हैं, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन ले रहे हैं, DMPA ले रहे हैं, शॉर्ट ले रहे हैं हर 3 महीने में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो आपकी डाइट में कैल्शियम के कंजप्शन को बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, हार्मोन ले रहे हैं, मल्टीपेरस वुमेन है, तो यहाँ पर चांस रहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस होने के, क्योंकि मेडिकेशन के कारण, किसके कारण, मेडिकेशन के लेने के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या रहेंगे, यहाँ पर आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप ऑस्टियोपोरोसिस आपको डेवलप हो सकता है, इसीलिए क्या कहा जाएगा कि आप अपनी डाइट में कैल्शियम का कंजप्शन ज़्यादा बढ़ाइए। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म टेस्ट फॉर असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म इज। तो स्पर्म की एडिक्वेसी को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, सीमेन वॉल्यूम या फिर स्पर्म काउंट। तो कॉमनली जो टेस्ट किया जाएगा स्पर्म की एडिक्वेसी के लिए वो कौन सा टेस्ट होगा, स्पर्म मोटिलिटी टेस्ट। कौन सा, स्पर्म मोटिलिटी टेस्ट। अकॉर्डिंग टू WHO के 1 ml सीमेन कंटेन करेगा 15 मिलियन स्पर्म को। देखिए यहाँ पर एक काउंटिंग आ सकती है, 1 ml सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म रहेंगे, उन 15 मिलियन में से एक जो स्पर्म है वही फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो यहाँ पर एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म के लिए क्या होगा, स्पर्म मोटिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी फ्रॉम ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा यदि होता है तो कौन सी जो इंजरी के लिए साइट होगी, आउटा, SBC, सुपीरियर वेना केवा, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल है, जो यहाँ पर क्या होगा, मेनली ज़्यादा चांसेस होते हैं यदि कुछ ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा इंजरी होती है तो। क्यों, ये देखिए यहाँ पर राइट वेंट्रिकल इज मोर प्रोन टू ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द राइट वेंट्रिकल टू द स्टर्नम। राइट वेंट्रिकल से स्टर्नम की जो प्रॉक्सिमिटी है वो क्या होती है, सही होती है, पास होती है, इसीलिए सबसे कॉमन यदि ब्लंट चेस्ट इंजरी होती है, चेस्ट ट्रॉमा होता है, मतलब रिब फ्रैक्चर वगैरह होता है, तो राइट वेंट्रिकल सबसे पहले अफेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कीमो ड्रग्स विल अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू और सेल्स इन आवर बॉडी। जो कीमो ड्रग्स दी जाती हैं, कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स दी जाती हैं वो आपके किस पार्ट और किस टिश्यू को अफेक्ट करेंगी, बोन मैरो को, नेल्स को, ब्लड को कि स्किन को, सॉरी ब्लड वेसल्स को। कीमोथेरेपी वाली ड्रग सबको पता है बोन मैरो को सप्रेस करने का काम करेंगी। क्यों, क्योंकि इन्हीं जो अटैक करती है इनका मेन टारगेट क्या होती है, बोन मैरो सेल्स। तो यहाँ पर इनका वही मेन टारगेट होता है बोन मैरो को सप्रेस करना। इसीलिए जिस पर्सन को कीमोथेरेपी दी जा रही है उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि बोन मैरो यहाँ पे अफेक्ट होगी आपकी, तो जो भी बोन मैरो सप्रेस होगी आपकी बॉडी में, तो जो भी आपको ऑटोइम्यून डिसीज होने के चांसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में कीमो के कारण आपकी जो बॉडी की क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो भी डाउन हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नॉर्सेट में आया हुआ है, MC कॉलम पैच इज डायग्नोस्टिक ऑफ। तो MC कॉलम पैच किस में देखने को मिलेंगे, रोमेटिक अर्थराइटिस में, पैंक्रियाटिक इन्फेक्शन में,
टेरेटोलॉजी ऑफ पैलेट में कि ब्लंट ट्रॉमा में, तो ब्लंट ट्रॉमा, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा में फ्लेयर चेस्ट देखने को मिलेगी। टेरेटोलॉजी ऑफ पैलेट में बूट शेप्ड हार्ट देखने को मिलेगा। पैंक्रियाटिक इंजरी होती है या फिर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होता है तो क्विलिन साइन देखने को मिलेगा आपको। रूमेटिक अर्थराइटिस में एमसी कॉलम पैच देखने को मिलेंगे। जो एंडोकार्डियम, जो रूमेटिक फीवर वाले पर्सन होंगे उनके जो एंडोकार्डियम पार्ट है उस लेयर को अफेक्ट करेंगे। प्लग इरेगुलर थिकनेस होगी जनरली लेफ्ट एट्रियम के पास में। जो जॉन्स क्राइटेरिया यहाँ पे अपनाया जाता है रूमेटिक फीवर के लिए कैटेगराइज करने के लिए, इसमें माइनर और मेजर कॉज क्राइटेरिया होते हैं कि कंफर्म करेंगे कि कितने % रूमेटिक है। तो यहाँ पर वही है कि रूमेटिक अर्थराइटिस में एमसी कैलम पैच है जो देखने को मिलेंगे, जो कि किस पार्ट को अफेक्ट करेंगे, लेफ्ट एट्रियम को। नेक्स्ट वन इज द अर्ली साइन ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स। तो यदि लंग्स में कैंसर होता है तो अर्ली साइन क्या है, हेमोप्टाइसिस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, चेस्ट इंड्रॉइंग या फिर परसिस्टेंट कफ। तो हेमोप्टाइसिस तो जनरली देखने को मिलेगा, हेमेटोमेसिस जब क्या हो, टीबी हो, ट्यूबरक्लोसिस। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलता है लैरिंक्स कैंसर में, जब आपके वॉइस बॉक्स में कैंसर हो। लेकिन यहाँ पर कैंसर का लंग्स के लिए साइन पूछा है तो होगा परसिस्टेंट कफ, बार बार खांसी का आना। क्या है, बार बार खांसी का आना। नेक्स्ट वन इज 6, दैट मीन्स अपगार स्कोर सिस्टम यहाँ पे पूछा गया। अपगार स्कोर एक किया जाता है आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके जस्ट बाद, और दूसरा 5 मिनट बाद। 2 बार चेक किया जाता है, एग्जाम में आपको आ सकता है। अपगार स्कोर कितने बार चेक करेंगे, आप 2 बार चेक करेंगे। अब यहाँ पर अपगार स्कोर में जब हम इसको 2 बार चेक करते हैं तो यहाँ पर यदि स्कोरिंग 4 to 6 आ जाती है न्यूबॉर्न बेबी में, अपगार स्कोर 4 to 6 है, दैट मीन्स क्या है, सीवियर डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है, एक्सीलेंट कंडीशन में बच्चा, या फिर नो डिप्रेशन है। क्या है, यदि अपगार स्कोर 4 to 6 आता है इसका मतलब क्या होगा, तो यदि अपगार स्कोर 4 से 6 है, कितना है, अपगार स्कोर 4 to 6 है, दैट मीन्स बच्चा क्या है, मॉडरेटली डिप्रेस्ड है। क्या है, मॉडरेटली डिप्रेस्ड है। यहाँ पर आप तय कैसे करेंगे कि ये मॉडरेटली डिप्रेस हो गए, देखिए यहाँ पर अपगार स्कोर में क्या क्या चेक किया जाता है। अपगार स्कोर में टोटल 5 पॉइंट्स चेक किए जाते हैं। एक्टिविटी मतलब मसल टोन, पल्स, ग्राइमेसी, अपीयरेंस और रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं सभी में मिला के, यदि एक्टिविटी में 2, पल्स में 2, ग्राइमेसी, अपीयरेंस, रेस्पिरेशन, तो मैक्सिमम पॉइंटिंग कितनी होती है, 10। कितनी होती है मैक्सिमम पॉइंटिंग, 10 होती है। तो यदि आफ्टर डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चा एक्टिव मूवमेंट कर रहा, हाथ पैर छटपटा रहा है, पल्स भी उसकी 100 से ज़्यादा है, ओवर 100 है, ग्राइमेसी मतलब रिफ्लेक्स भी छींक रहा, खांस रहा है, तो वो भी यहाँ पर 2 नंबर दिए जाएंगे। स्किन का कलर पिंक कलर का बेबी है, मतलब बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। रेस्पिरेशन कैसे पता चलेगा, बच्चा होते ही साथ अच्छे रोना स्टार्ट कर दे, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं रो रहे हैं मतलब बच्चा क्या है, ठीक है। यदि जब रोते नहीं होते ही साथ तब प्रॉब्लम वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पर यदि स्कोरिंग कितनी हो जाए, 8, 7 और 8 के बीच में, मतलब बच्चा ओके है। लेकिन यदि बच्चे की जो यहाँ पर अभी पॉइंटिंग एक्टिविटी मान लीजिए एब्सेंट है, पल्स भी एब्सेंट है, ग्राइमेसी मतलब बच्चा ना छींक रहा ना खांस रहा, बिल्कुल बस देख बस रहा है, और कलर भी ब्लू या फिर पेल है और रेस्पिरेशन एब्सेंट है, तब यहाँ पे 0 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि 1 पॉइंट दिया जा रहा है और 2 दिए जा रहे हैं तो डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन पर। तो यहाँ पर 3 चीजें याद रखनी है आपको, अपगार स्कोर पूरा कि जो इसमें एक्टिविटी, पल्स, ग्राइमेसी, अपीयरेंस, रेस्पिरेशन, और यदि यहाँ पर आपको एग्जाम में आ सकता है कि एक्टिविटी एब्सेंट है, पल्स ओवर 100 बीट पर मिनट है, ग्राइमेसी में कुछ रिफ्लेक्शन है एक्टिविटी में, और जो कलर है कैसा है, बॉडी है जो पिंक है लेकिन पैर कैसे ब्लू है, तब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए भी पूछ सकते हैं। अभी अपगार स्कोरिंग सिस्टम दिया किसने है, तो ये दिया था डॉक्टर वर्जीनिया ने। तो यहाँ पर इनका नाम भी याद रखना है। अब यहाँ पर सीवियरली डिप्रेस्ड है बच्चा, मतलब बिलो 3 है, तो सीवियरली, मॉडरेट में 4 से 6 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपगार स्कोर जो आपको एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्म चेन मीन्स, तो वार्म चेन का मतलब क्या है, ड्राइंग द बेबी
वार्म रिससिटेशन एंड वार्म ट्रांसपोर्टेशन, एस्टैब्लिशिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। वार्म चैन यूज क्यों किया जाएगा? बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है? जो बॉडी का टेम्परेचर है बिलो 98.6 से भी कम चले जाना, 95 तक आ जाता है, तो बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए वार्म चैन यूज की जाएगी। अब यहाँ पर ये जो वार्म चैन यूज की जा रही है, तो ये बच्चे को ड्राई करेंगे तभी बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाएंगे। गर्माहट के साथ ही बच्चे को रिससिटेशन भी करेंगे, ट्रांसपोर्ट भी करना है, बच्चे को कहीं भेजना है, एक के वार्ड से दूसरे वार्ड में भी शिफ्ट करना है तब भी यहाँ पर, और स्किन टू स्किन कांटेक्ट बना के रखना है माँ से। इसको आप कंगारू मदर केयर भी कह सकते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो यहाँ पर ये सभी चीजें आपको करनी है वार्म चैन मेंटेन करने के लिए। ये देखिए, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए जो चेन अपनाई जाती है वो क्या कहलाती है? वार्म चेन। अब यहाँ पर डिलीवरी रूम का टेम्परेचर मोर देन 25 होना चाहिए, वार्म रिससिटेशन होना चाहिए। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको तुरंत ड्राई करना है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराना है, एज सून एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीड कराना है, बाथिंग को पोस्टपोन करना है। कुछ देशों में, कुछ कंट्रीज में, जैसे आप यूएस ले लीजिए या फिर और दूसरे देशों में ले लीजिए, वहाँ पर आफ्टर बर्थ के बाद बेबी को नहला दिया जाता है। बट इंडिया में है जो सर नहीं है, अकॉर्डिंग टू WHO की पॉलिसी के हम जाते हैं तो एटलीस्ट 48 आवर तक बच्चे को नहीं नहलाया जाता है। 48 आवर तक। अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग मतलब पूरा कवर करके रखना है, माँ और बच्चे दोनों को साथ में रखना है, और वार्म ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना है। तो क्या है वार्म चैन की, क्या है यहाँ पर वार्म चैन के लिए ये एक पूरा सीक्वेंस है कि जैसे ही बच्चा होता है तो आप उसको हाइपोथर्मिया से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन बनता है कि लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ताकि आप जो होने वाला बच्चा है उसको हाइपोथर्मिया से बचा सके। क्लियर? नेक्स्ट है मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन इज इंक्रीज्ड इन। तो अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल जब माँ का टेस्ट किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, तो उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा मैटरनल सीरम में। मतलब जो यूट्रस में बेबी है उसको क्या हो सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फीटल कार्डियक डिफेक्ट, डायबिटीज या फिर रूबेला। यदि यही अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल घटा हुआ कहे तब आप कह देना आंख बंद करके डाउन सिंड्रोम। क्या कहना है? डाउन सिंड्रोम। लेकिन जब अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ आता है मैटरनल सीरम में, माँ का जो ब्लड सीरम टेस्ट किया जाएगा उसमें, दैट मीन्स जो बच्चा यूट्रस में पल रहा है, फीटस है, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन डेवलप हो चुकी है। तो यहाँ पर इसीलिए जो 5th मंथ में करवाई जाती है क्या? एनोमली स्कैनिंग। इसी एनोमली स्कैनिंग इसीलिए कराई जाती है कि बच्चे को कोई डिफेक्ट तो डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ हाथ पैर प्रॉपर बने हैं या नहीं, सभी चीज़ों के लिए कराई जाती है क्या? एनोमली स्कैनिंग। तो यहाँ पर मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन किस केस में बढ़ा हुआ रहेगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में। नेक्स्ट वन, विटामिन के एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ न्यूबॉर्न फॉर्म। विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है न्यूबॉर्न बेबी में एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्यों दिया जाता है? प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इंक्रीज इम्यूनिटी, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, करेक्ट कंजेनाइटल डिफेक्ट। विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, किसको? ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है उसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट तरीके से होता है, फास्ट तरीके से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, और उसकी बॉडी में पर्याप्त विटामिन के भी नहीं होगा कि यदि उसका क्योंकि जो आपके गट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं उस टाइम पे नहीं होंगे, यूट्रस जब बच्चा है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी में कहाँ से बैक्टीरिया बनेंगे? विटामिन के सिंथेसाइजेशन के लिए जो फ्लोरल बैक्टीरिया जरूरी होते हैं, तो यहाँ पर बैक्टीरिया ही नहीं रहेंगे तो बच्चा विटामिन के कैसे बनाएगा? मोस्टली आपको यही याद रखना है कि विटामिन के है जो बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है हेमरेज और ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। बच्चों में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, जैसे प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं, एज उस टाइम पे भी इसी तरीके से हेल्प करेगा। तो यहाँ पर अब आपको एक चीज और आती है, विटामिन के का कितना डोज दिया जाएगा? तो यदि बच्चे का वजन 2 kg से कम है, बच्चे का वजन नॉर्मल, यदि आपको बच्चे का वजन हम बात करें 2.5 kg है तो पूरा 1 mg दिया जाएगा। लेकिन यदि वजन कम है तब हाफ उसी डोज को हाफ करके बच्चे को दिया जाएगा।
इंट्रामस्कुलर रूट से वास्टस लैटरलिस मसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर? क्लॉटिंग फैक्टर का सिनोनिम्स कौन सा है? क्रिस्मस फैक्टर, फाइब्रिनोजिन, कैल्शियम या फिर प्रोथ्रोम्बिन? क्या होगा यहाँ पर? जो क्रिस्मस फैक्टर है, सॉरी क्लॉटिंग फैक्टर है, इसका सिनोनिम्स होगा क्या? प्रोथ्रोम्बिन। क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट वन इज, a nurse is caring for a patient with swine flu. Which drug is the best choice to treat swine flu? तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि एक नर्स है जो स्वाइन फ्लू के मरीज की केयर कर रही है। स्वाइन फ्लू के मरीज की केयर करती है कोई भी नर्स, तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी? साइक्लोविर, ओसेल्टामिविर, टेमीफ्लू या फिर BC? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जो तीनों ड्रग है क्या है? एंटीवायरल ड्रग है। लेकिन आपने हमेशा यही पढ़ा है कि स्वाइन फ्लू के लिए हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस ओसेल्टामिविर रही है, ये आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जब आपको ऑप्शन में टेमीफ्लू और ओसेल्टामिविर है तो आप किसको चूज करेंगे? या फिर दोनों को चूज करेंगे? तो यस, बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि जो टेमीफ्लू है ये मार्केट में इसका ब्रांड नेम है। क्या है? ब्रांड नेम है। तो यहाँ पर ओसेल्टामिविर और टेमीफ्लू दोनों है जो यूज की जाएंगी, क्योंकि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है क्या? ओसेल्टामिविर। टेमीफ्लू ओनली आपको मार्केट में जो नेम से ऐसे पैरासिटामोल, डोलो नाम से भी मिलती है, क्रोसिन नाम से भी मिलती है। एज एन वैसे इमेज ऐड कर दिए ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। तो टेमीफ्लू है जो क्या है? ओसेल्टामिविर ही है, मार्केट में इस नाम से अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर आपको क्या आंसर करना है? बोथ B and C। जो ड्रग ऑफ चॉइस स्वाइन फ्लू की वो क्या है? ओसेल्टामिविर। कि मार्केट में आपको डॉक्टर ओसेल्टामिविर नहीं लिखेंगे, आपका जो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा मरीज का उसमें टेमीफ्लू लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? P and C। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड? तो अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या फिर 38 सेंटीमीटर? अम्बिलिकल कॉर्ड है जो क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसकी लेंथ कितनी होगी? अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होती है, एवरेज बात करें हम, 45 सेंटीमीटर। कितनी? 45 सेंटीमीटर। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो मैं अब इसको आगे बता रही हूँ। लेंथ की बात करें तो 45 सेंटीमीटर। इसमें 3 ब्लड वेसल्स होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 वेसल्स, 2 आर्टरीज, 1 वेन। और यहाँ पर इन 4 मंथ राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर। चौथे महीने में राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाएगी। अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम है फ्यूनिस। क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम है फ्यूनिस। और यहाँ पर आफ्टर जब कॉर्ड का पल्सेशन स्टॉप हो जाता है तब कॉर्ड को कट करना चाहिए। 5 मिनट आफ्टर डिलीवरी कॉर्ड शुड बी कट बाय अम्बिलिकल कॉर्ड कटर। दो यहाँ पर जो कॉर्ड कट की जाती है मैटरनल साइड, तो फीटर जो बच्चा हुआ है उसके दोनों साइड क्लैंप लगा के देन बीच में से कट किया जाता है। तो 5 मिनट के बाद, एक एवरेज टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो कब? 5 मिनट के बाद अम्बिलिकल कटर से। लेकिन यहाँ पर एवरेज ड्यूरेशन है जो 2 से 3 मिनट का भी हो सकता है, क्योंकि इतने टाइम में जो पल्सेशन है कॉर्ड का वो स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में आपने जानी इतनी चीजें, तो यहाँ पर ये देखिए कॉर्ड क्लैंपिंग और कटिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर 1 से 3 मिनट तक आपको वेट करना है क्लैंप करने के लिए भी, क्योंकि जो मैटरनल ब्लड है वो बेबी हुआ है उसमें चला जाए, ताकि बच्चे को भी एनीमिया की कंडीशन से आप बचा सकते हैं। अब 2 यहाँ पर कंडीशन होती है। 80 से 100 ml ब्लड की सप्लाई हो जाती है न्यूबॉर्न बेबी में, और ये क्या करेगी? एनीमिया से प्रिवेंट करने का काम करेगी बच्चे के लिए। 2 कंडीशन बनती है, एक होता है अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग कटिंग और दूसरा होता है लेट। अर्ली क्लैंपिंग कटिंग कब की जाती है? जब माँ को कुछ ऐसी बीमारी हो, RH इनकम्पेटिबिलिटी वाली माँ हो या फिर कुछ और अदर ऐसी प्रॉब्लम हो जो बच्चे को भी ट्रांसफर हो सकती है। तो ऐसे केस में आपको एज अर्ली एज पॉसिबल है जो कॉर्ड कटिंग करनी होगी। जैसे हाइपरवॉलेमिया, यदि आप अर्ली कॉर्ड कटिंग करते हैं तो हाइपरवॉलेमिया से भी बच्चे को बचा सकते हैं। HIV इन्फेक्टेड मदर है तो बच्चे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने से बचा सकते हैं। कुछ यदि मल्टीपल जेस्टेशनल है तो प्रिवेंट सेकंड बेबी फ्रॉम एनीमिया।
तो यदि मल्टीपल जेस्टेशन का मतलब है कि ट्विन प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट बच्चे का कॉर्ड कटिंग करके दूसरे बच्चे को आप एनीमिया से बचा सकते हैं। अब दूसरा आता है डिले कॉर्ड क्लैंपिंग। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग तब की जाती है जब हीमोग्लोबिन का लेवल बच्चे में आपको लगता है कि कम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत भी पड़ सकती है और इससे बच्चे को बेटर इम्यूनिटी भी मिलेगी। तो आपको दो चीजें याद रखनी, अर्ली और लेट। डिले क्यों करनी है? बच्चे को एनीमिया से बचाना है आपको, बच्चे मैटरनल ब्लड बच्चे में चला जाए और बच्चे में है जो आयरन भी उतने टाइम में स्टोर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के लिए और मेनली इम्यूनिटी के लिए। यदि अर्ली की बात करें एज अर्ली एज पॉसिबल हो, तो यदि माँ को कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो जैसा मैंने आपको बताया RH इनकम्पेटेबिलिटी हो, HIV हो, हेपेटाइटिस B हो, तो ऐसे केस में वो इन्फेक्शन बच्चे में होने से आपको रोकना है तो आपको क्या करना है? अर्ली कॉर्ड कटिंग। 3 वेन होती हैं, टोटल 3 वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरीज 1 वेन। आर्टरी कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड वेन और जबकि जो अम्लाइकल वेन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, प्लेसेंटा से बच्चे को लेके जाएगी, और जो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बच्चे से कैरी करके प्लेसेंटा तक लेके जाएंगे जहाँ पर गैसों का एक्शन होगा। एक जो फीटस है 80 से 100 ml ब्लड की सप्लाई कर जाएगा यदि डिले कॉर्ड क्लैंपिंग और कटिंग आप करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ पेल्विस इज आइडल पेल्विस फॉर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के लिए एक आइडल पेल्विस कौन सी होगी? गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड या फिर प्लेटिप्लॉइड। तो कौन सी पेल्विस है जो प्रेगनेंसी के लिए आइडल मानी जाएगी? प्रेगनेंसी के लिए जो आइडल पेल्विस है वो कौन सी होती है? गायनेकॉइड शेप में। कौन सी? गायनेकॉइड पेल्विस। दूसरी होती है एंड्रॉइड, तीसरी एंथ्रोपॉइड और लास्ट होती है प्लेटिप्लॉइड। तो यहाँ पर ये देखिए 4 टाइप की पेल्विस है। गायनेकॉइड होती है 50%, जिसकी इनलेट होती है कैसी? राउंडेड शेप में। कैसी? इनलेट राउंडेड शेप में, वेजाइनल डिलीवरी के लिए बहुत ही सुटेबल आइडल मानी जाती है। दूसरा 25% होती है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, जिनकी इनलेट होती है ओवल शेप में, और यहाँ पर जो डिलीवरी होती है वो फेस टू प्यूबिस में होगी, मतलब नॉन रोटेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरीके की पेल्विस में एंड्रॉइड ट्रायंगुलर और हार्ट शेप इनकी इनलेट रहेगी। एग्जाम में आपको आता है ट्रायंगुलर और हार्ट शेप इनलेट किस में होती है? एंड्रॉइड पेल्विस में। और यहाँ पर पेरिनियल इंजरीज है जो होने के चांसेस रहेंगे, डिले डिलीवरी भी हो सकती है। प्लेटिप्लॉइड जो कि रेयर पाई जाती है, ट्रांसवर्सली ओवल रहेगी और यहाँ पर वेजाइनल डिलीवरी के लिए सुटेबल पेल्विस नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको मेनली याद रखना है कि जो मोस्ट सुटेबल फीमेल पेल्विक शेप है वो क्या है? गायनेकॉइड, जिसमें राउंड पेल्विक इनलेट एंड सैलो पेल्विक कैविटी रहेगी विद शॉर्ट इशियल स्पाइन के साथ में। अभी आपको मैंने कल जो एक पेपर सॉल्व कराया था उसमें एंथ्रोपॉइड पेल्विस का जो इनलेट पूछा था, अब आपको हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में गायनेकॉइड का पूछे इनलेट राउंडेड शेप, एंथ्रोपॉइड का ओवल शेप, एंड्रॉइड का हार्ट शेप या फिर ट्रायंगुलर, और ट्रांसवर्सली ओवल होगा किसका? प्लेटिप्लॉइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ सूचर्स आर इन फीटल स्कल। फीटल स्कल में कितने टाइप के सूचर्स रहेंगे? फ्रंटल, कोरोनल, लैम्डॉइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। फीटल स्कल में सूचर्स की बात की जा रही है। फीटल स्कल में जो सूचर्स होंगे फ्रंटल भी होगा, कोरोनल भी होगा, लैम्डॉइडल भी होगा और सजाइटल भी होगा। यहाँ पे इस इमेज से आप देखिए फ्रंटल सूचर होते हैं 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में। यहाँ पर 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में जो सूचर है वो क्या है? फ्रंटल सूचर। कोरोनल सूचर देखिए आप, कोरोनल होता है एक फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में। कहाँ पर? बिटवीन फ्रंटल और पैराइटल बोन। फिर आपका आता है लैम्डॉइडल सूचर। क्या है? लैम्डॉइडल सूचर, जो कि लैम्डा शेप में ही दिखाई देता है। इसमें 2 पैराइटल, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, और एक पीछे की जो ऑक्सीपिटल बोन है वो यहाँ पे जुड़ेगी, तो ये क्या कहलाता है? लैम्डॉइडल सूचर। सजाइटल सूचर जो बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 पैराइटल बोन्स जुड़ेंगी। याद रखना है फीटल स्कल के सूचर तो वो फ्रंटल, कोरोनल, लैम्डॉइडल, सजाइटल। फ्रंटल मतलब 2 फ्रंटल बोन्स के लिए, सूचर्स का मतलब जहां पर 2 बोन्स आके जुड़ेंगी वो एरिया है। कोरोनल फ्रंटल और पैराइटल बोन्स के बीच में,
लैम्डोइडल 2 पैराइटल और एक ऑक्सीपिटल बोन के बीच में, सेजाइटल 2 पैराइटल बोन्स के बीच में रहने वाला सूचर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फीटल स्कल, तो फीटल स्कल के कितने पार्ट होते हैं? वॉल्ट ऑफ द क्रेनियम और रूफ, फेस, बेस या फिर ऑल ऑफ द अबव, कितने पार्ट होते हैं फीटल स्कल के? तो फीटल स्कल के ये सभी पार्ट हैं। वॉल्ट है मतलब वॉल्ट ऑफ द क्रेनियम जिसको आप रूफ कह सकते हैं, फेस, बेस, यहाँ पर ये सभी है। देखिए वॉल्ट की जो बोन होती हैं 7 है, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल बोन। ये देखिए वॉल्ट मतलब है पूरा क्रेनियम वाला पार्ट, फेस मतलब आगे का, बेस मतलब नीचे तरफ का। तो यहाँ पर वॉल्ट में जो बोन होती है कितनी होती है? 7, जिसमें 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल बोन। 2 फ्रंटल बोन है, क्या है? 2 फ्रंटल बोन है, ये 8 साल की उम्र तक क्या हो जाएंगी? फ्यूज होकर एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो आपके आगे जो फोरहेड है यहाँ पर, ये बोन बचपन में तो 2 रहेंगी, सूचर से जुड़ी हुई होंगी, लेकिन ये फ्यूजन होगा इनका 2 से 1 हो जाएगी। कब तक? 8 साल की उम्र तक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, ये सेम है वही इमेज है जो आपने अभी देखी हो। 2 पैराइटल बोन्स है, इनमें भी ऑसिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को? ऑसिफिकेशन का मतलब 2 से 1 होना। फिर एक ऑक्सीपिटल बोन है जो कि बैक ऑफ द स्कल पार्ट्स ऑफ इट्स बेस, तो बेस का पार्ट है और यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉन्टेनल, तो फॉन्टेनल का मतलब क्या है? स्पेस बिटवीन 2 और मोर बोन्स ज्वाइन टुगेदर, स्पेस बिटवीन 2 और मोर सूचर्स ज्वाइनिंग, लिगामेंट ज्वाइन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जहां पर 2 बोन्स का ज्वाइन होता है वो कहलाते हैं ज्वाइंट और जोड़। लेकिन यहाँ पर फॉन्टेनल की बात की जा रही है, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा सूचर्स आके ज्वाइन होंगे, मिलेंगे, वो कहलाते हैं फॉन्टेनल। देखिए सूचर्स एंड फॉन्टेनल्स हेल्प द फीटल स्कल टू मोल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा बच्चे की जो बोन्स होती हैं 300 से ज़्यादा होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन एडल्ट में 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? एडल्ट में 206 बोन्स होंगी। तो इनमें फ्यूजन होने लगता है जब 300 प्लस ज़्यादा बोन्स होती हैं बच्चे में। तो यहाँ पर जो सूचर्स और फॉन्टेनल क्या करेंगे? डिलीवरी के टाइम पर मोल्डिंग का मतलब है यहाँ पर थोड़ा सिकुड़ने का काम भी कर सकते हैं सूचर्स और फॉन्टेनल। तो यहाँ पर वही है, सूचर्स और फॉन्टेनल क्या हेल्प करेंगे? स्कल को मोल्ड करने में हेल्प करेंगे ताकि प्रोसेस ऑफ डिलीवरी के टाइम पर हेड इजीली बाहर आ जाए। फॉन्टेनल मेम्ब्रेन फिल्ड स्पेस है जो कि एक सूचर्स के यहाँ पे आके मिलेंगे, एंटीरियर फॉन्टेनल और ब्रैगमा, पोस्टीरियर फॉन्टेनल और लैम्डा। एग्जाम में आपको आता है। तो पोस्टीरियर फॉन्टेनल जनरली है जो 1.5 मंथ में क्लोज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एंटीरियर के। एंटीरियर 12 से 18 महीने की एज में क्लोज होते हैं, डायमंड शेप के होंगे। और जो एंटीरियर फॉन्टेनल है, फॉन्टेनल का मतलब क्या है? जहां पर सूचर्स आके मिलते हैं वो एरिया है फॉन्टेनल। अब एंटीरियर फॉन्टेनल के यहाँ पर सेजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर आके मिलेंगे। पोस्टीरियर में सेजाइटल सूचर, 2 लेफ्टोइडल सूचर आके मिलेंगे और जो कि एंटीरियर से छोटा हो गए। देखिए पोस्टीरियर फॉन्टेनल एंड एंटीरियर फॉन्टेनल, ये वाला हिस्सा आगे का एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। एग्जाम में आपको या तो इनका जो हम ये कह सकते हैं ऑसिफिकेशन है कब होता है, मतलब 2 से 1 हो जाते हैं। तो फॉन्टेनल्स एंटीरियर वाले हो जाते हैं 1.5 ईयर में, और जबकि पोस्टीरियर है जो 6 से 8 वीक या फिर 1.5 महीने तक आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्राउनिंग अकर्स इन विच स्टेज ऑफ लेबर। क्राउनिंग कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर या फिर 4th स्टेज ऑफ लेबर में क्राउनिंग है जो कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगी? क्राउनिंग देखने को मिलेगी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कार्डिनल मूवमेंट। क्या है? कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर। तो यहाँ पर एक सीरीज होती है, क्या है?
एक सीरीज होती है मैकेनिज्म ऑफ लेबर के लिए। क्राइटेरिया की हम बात करें, क्राइटेरिया का मतलब है यहाँ पर कौन कौन सी चीजें ऐसी जरूरी हैं जिसके कारण ओनली वेजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी ही हो सकती है, और यदि इनके अलावा कुछ भी जो कंडीशन डेवलप होती है तो ऐसे केस में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाती। यहाँ पर यदि मैकेनिज्म ऑफ लेबर की बात करें तो सबसे पहली चीज होती है क्या कि क्या क्या क्राइटेरिया रहने चाहिए, मतलब क्या क्या ऐसी जो बच्चे का प्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, और यहाँ पर बच्चे के लिए वेट पे भी डिपेंड करता है, बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो भी डिपेंड करता है, लाई क्या है, बच्चा ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है, ये सभी चीजें डिपेंड करेंगी। उसके बाद आता है आपका कार्डिनल मूवमेंट। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में था कि आपको क्या है, क्राउनिंग कौन सी स्टेज में होती है, तो सेकंड स्टेज में। पहले हम बात करेंगे क्राइटेरिया की कि क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। तो यहाँ पर क्राइटेरिया का जो पहला बच्चा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई हो, मतलब पैर ऊपर की तरफ सिर नीचे की तरफ है, जो एक लाई, एक होता है ट्रांसवर्स, बच्चा पूरा अपोजिट रहेगा एब्डोमिनल गर्थ में, लेकिन यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल लाई हो। प्रेजेंटेशन से पहले को मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है जो सबसे नीचे हो, पोजीशन हो, एटीट्यूड गुड फ्लेक्शन में हो, डिनोमिनेटर ऑक्सीपिट हो, और प्रेजेंटिंग पार्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर पैराइटल बोन के साथ हो। तब ऐसे केस में जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है, जो कार्डिनल मूवमेंट है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के, वो यहाँ पे काम करेंगे। ये देखिए सीक्वेंस वाइज, पहले क्या होगा, हेड इंगेज्ड होगा, फिर फ्लेक्शन होगा हेड में, फिर इंटरनल रोटेशन होगा, फिर होगी क्राउनिंग, मतलब हेड जब विजिबल है जो दिखने लगता है वो क्राउनिंग, फिर एक्सटेंशन ऑफ एंड बर्थ ऑफ द हेड, पहले बर्थ जो हेड बाहर आएगा, देन हेड पकड़ के रेस्टिट्यूशन होगा, मतलब पूरा एक तरीके से टर्न हो जाएगा, फिर इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, एंड पहले शोल्डर, फिर आफ्टर दैट ट्रंक है जो बाहर आएगा। तो ये क्या है, पूरा कार्डिनल मूवमेंट है, स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में सीक्वेंस में जमाने के लिए है जो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या है, एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन, पोस्टीरियर एंटीवर्जन एंड रेट्रोफ्लेक्शन, नन ऑफ द अबव। नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन, क्या है, एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन। तो यहाँ पर एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन में क्या है, एंटीवर्जन में जो एंगल बनता है, एक जो एंगल बनेगा लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वेजाइना के, यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ये पोजीशन कहलाती है एंटीवर्जन। लेकिन जब यही एंगल लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सर्विक्स से बनेगा, कहाँ से, सर्विक्स से जो वेजाइना से बनता है, तो ये 90 डिग्री के एंगल पर बनेगा और ये कहलाएगा एंटीवर्जन। लेकिन जब यही एंगल सर्विक्स के यहाँ से चेक किया जाएगा तो ये कितना होगा, 170 और ये पोजीशन कहलाती है एंटी फ्लेक्शन, एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की नॉर्मल साइज क्या है, 7.5 इंटू 1.25 सेंटीमीटर, 7.5 इंटू 5 इंटू 1.5। तो यहाँ पर इस तरीके से जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आपको बताना है लेंथ, विड्थ और थिकनेस। थिकनेस का मतलब यूट्रस की जो थिकनेस है वो क्या है, लेंथ मतलब लंबाई, विड्थ मतलब चौड़ाई। तो यूट्रस की जो नॉर्मल साइज है वो कैसी होती है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। तो वो होती है, लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ होगी 5 सेंटीमीटर और जो थिकनेस होगी 1.25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर लेंथ मतलब ये हो गई आपकी लंबाई पूरी बॉडी ऑफ द यूट्रस से लेके सर्विक्स के यहाँ तक, तो ये होती है 7.5 से 8 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है चौड़ाई तो वो होती है 5 और थिकनेस वो होती है 1.25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का वजन भी पूछे तो वो होता है 60 ग्राम, कितना, 60 ग्राम, और प्रेगनेंसी में 1000 से 1100 ग्राम तक पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन का मतलब क्या है, लेबर, डिलीवरी, बोथ ए एंड बी या फिर एपीएच। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब है प्रोसेस जिसमें बच्चे को जन्म दिया जाता है और उसमें लेबर और डिलीवरी दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ।
तो यहाँ पर लेबर और डिलीवरी दोनों कंबाइंड में क्या कहलाएंगे, पार्चुरेशन। एपीएच का मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज, बिफोर वायबिलिटी स्टेज के पहले जो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, पेन आना स्टार्ट हो जाए, वो क्या कहलाता है, एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म वेट ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस जो टर्म वेट की बात की जा रही, मतलब 37 वीक की प्रेगनेंसी है यदि, तो यूट्रस का वजन कितना होगा, 700 ग्राम, 900 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 600 ग्राम। तो यदि हम बात करते हैं टर्म यूट्रस की, टर्म यूट्रस का मतलब है 37 वीक की प्रेगनेंसी में यूट्रस का वजन है वो कितना होगा, वो होता है 900 ग्राम से लेके 1100 ग्राम तक पहुंच जाता है। लेकिन एक एवरेज बात करें हम 900 to 1000 ग्राम तक। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में होता है कितना, यहाँ पर याद रखना है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में कितना होगा, 60 ग्राम तक, 50 से 80 ग्राम माना जाता है, लेकिन एग्जाम पर्पज से आपको 60 ग्राम याद रखना है। और ये क्या है, टर्म। टर्म का मतलब है कि 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में जो वजन है यूट्रस का वो कितना होगा, 900 ग्राम। अगला क्वेश्चन है द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा इन द फीटल लाइफ इज नोन एज। जो कनेक्शन है अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में फीटल लाइफ में क्या कहलाता है, पल्मोनरी आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, डक्टस वीनोसस या फिर डक्टस आर्टरियोसस। क्या कहलाएगा, कनेक्शन अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में फीटल लाइफ में, तो ये कहलाता है क्या, डक्टस वीनोसस। क्या है ये, डक्टस वीनोसस। अभी देखिए यहाँ पर और कनेक्शन भी है कि जो डक्टस वीनोसस है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। प्लेसेंटा जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। टर्म प्लेसेंटा के वजन की बात करें हम तो 500 ग्राम तक होता है, 1/6 ऑफ द बेबी वेट के होता है। आर्टरीज जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फीटस से प्लेसेंटा तक। अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी प्लेसेंटा से फीटस तक। फोरामेन ओवर लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच का कनेक्शन है। जब कहते हैं कि दिल में छेद है तो यही जो कनेक्शन है क्लोज नहीं हो पाता और इसको कह दिया जाता है दिल में छेद है। डक्टस वीनोसस अम्बिलिकल वेन है जो क्या होगी, अम्बिलिकल वेन आफ्टर द, जो क्लोजिंग की बात करें हम तो आफ्टर द बर्थ के बाद जो फीटल लाइफ में क्या बनेगा, कनेक्शन बनेगा अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना का फीटल लाइफ में कहलाता है डक्टस वीनोसस। आर्टरियोसस में जो आर्टरीज और आओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी टू आओर्टा के बीच में जो कनेक्शन बनेगा आर्टरीज का वो कहलाता है डक्टस आर्टरियोसस। नेक्स्ट वन, एमनियोटिक फ्लूइड इज विच काइंड ऑफ नेचर। तो एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर क्या है, एल्कलाइन, एसिडिक है, बेसिक है कि नन ऑफ द अबव है। पीएच वैल्यू की बात करें हम तो इसी के हिसाब से आप जो एक आइडिया लगा सकते हैं एल्कलाइन, एसिडिक या बेसिक है। तो जो 0 से 14 तक की स्केल रेंज होती है, 7 तक जाती है रेंज, मतलब क्या है 7 तक यदि रेंज जाती है तो क्या है एल्कलाइन है, अब 7 जाती है तो एसिडिक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर होता है एल्कलाइन नेचर का। क्लियर कॉन्साइज कलर में हो गए। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होगा, ये होगा एल्कलाइन नेचर। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010 तक। नेक्स्ट वन, ग्रे टर्नर साइन एंड कुलिन साइन ऑफ। तो ग्रे टर्नर साइन और कुलिन साइन किस में देखने को मिलेंगे, जिंजिवाइटिस में, पैंक्रेटाइटिस में, हेपेटाइटिस में या फिर ब्लिफराइटिस में। ये सभी कंडीशन एग्जाम में आती हैं। तो यहाँ पर है क्या, ग्रे टर्नर साइन, क्या है ग्रे टर्नर साइन और कुलिन साइन, ये दोनों देखने को मिलते हैं पैंक्रेटाइटिस में। जब पैंक्रियाज में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है तब ये साइन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ग्रे टर्नर साइन, क्या है ग्रे टर्नर साइन और कुलिन साइन। तो ग्रे टर्नर साइन है इंट्रा एब्डोमिनल जो एरिया है वहां पर यदि कुछ इन्फेक्शन होता है तो डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, कहाँ पर, इकोमाइसिस या प्रेब्डोमिनल गर्थ के यहाँ पर। तो ये क्या है टर्नर, ग्रे टर्नर साइन, ग्रे कलर का होगा इसलिए। कुलिन साइन पेरी अम्बिलिकल इकोमाइसिस, मतलब अम्बिलिकल एरिया के नीचे की तरफ है जो नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस के कारण हो सकता है या फिर कुछ अदर रीजन से। तो यहाँ पर ये क्या कहना है कुलिन साइन, और ये दोनों किसके क्लासिकल साइन है, पैंक्रेटाइटिस के। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड इन अ मदर व्हेन द बेबी इज सकिंग द ब्रेस्ट।
तो यहाँ पर कौन सा रिस्पॉन्स है जो आप एक्सपेक्ट करेंगे जब बच्चा माँ के ब्रेस्ट को सक करेगा, चूसेगा तब? इंक्रीज ऑफ हाइपोथैलेमिक रिस्पॉन्स, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इंक्रीज ऑफ एड्रेनालिन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? क्या है यहाँ पर जो बताएगा कि जो कौन सा रिस्पॉन्स होगा, माँ की बॉडी रिएक्ट करेगी जब बच्चा सक करेगा, तो वो ऑक्सीटोसिन लेवल का बढ़ना, इंक्रीज होना। जब भी बेबी सक करेगा मदर के ब्रेस्ट मिल्क को तो उसको दूध मिलेगा, लेकिन ये जो सकिंग करने वाला पॉइंट है यहाँ पर ये क्या करेगा, ट्रिगर करेगा आपके ब्रेन को कि हार्मोन रिलीज करो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही क्या करता है, जो यहाँ पर इजेक्ट करने का, क्योंकि प्रोलैक्टिन अपना काम करेगा कि डक्ट तक मिल्क बनाने का, लेकिन जब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इस जो मिल्क बना हुआ है उसको इजेक्ट करने का काम करेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट इज प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल्स स्टार्ट विथ, तो लड़कियों में जो प्यूबर्टी है किस एज में स्टार्ट होती है, सॉरी जो साइन है वो क्या है, ग्रोथ स्पर्ट, मिनार्ची, ग्रोथ स्पर्ट, मिनार्ची, मेनोपॉज, थैलार्ची एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी की बात की जा रही है, तो प्यूबर्टी में यहाँ पर क्या होगा, थैलार्ची भी देखने को मिलेगी। थैलार्ची का मतलब है ब्रेस्ट बड का डेवलपमेंट होना, प्यूबिक हेयर का आना, तो ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर थैलार्ची में क्या है, फिजिकल मैच्योरेशन भी होगा, और यहाँ पर जब यदि प्यूबर्टी पूछते हैं तो क्या है, थैलार्ची और ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। लेकिन यदि मिनार्ची पूछे तो फर्स्ट पीरियड्स का आना क्या कहलाएगा, मिनार्ची। और यहाँ पर नाउअडेज 12 ईयर्स के बाद ही पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स में। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये देखिए 10 से 14 साल गर्ल्स के लिए और बॉयज में 12 से 16 साल तक। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम, तो यहाँ पर क्या एम है जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम का, एजुकेट चिल्ड्रन ऑन PMBJP, प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड मेडिसिन टू चिल्ड्रन, प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड मेडिसिन टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन PMBJP। तो यहाँ पर क्या है, जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम का एम क्या है, जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम। तो इसका जो मेन एम है वो क्या है, वो होगा यहाँ पर एजुकेट चिल्ड्रन ऑन PMBJP। जन औषधि दिवस जो वीक सेलिब्रेट किया गया था, तो इसके जो टाइम पर 15 लोकेशन पर, इंडिया के 15 लोकेशन पर जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम लाया गया था। बाल मित्र का मतलब है बच्चे, इनमें क्या था, बच्चों को एंगेज किया गया था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत। तो यहाँ पर एजुकेशन के लिए, किसके लिए, एजुकेशन चिल्ड्रन ऑन प्रधानमंत्री बाल जन औषधि प्रोग्राम और परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a client is entered with diverticulitis, which dietary recommendation is appropriate for this client। तो यदि आपका जो पेशेंट एडमिट है उसको क्या है, डायवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है, तो यहाँ पर उसकी डायवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन में आप उसके लिए डाइटरी मैनेजमेंट क्या देंगे, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती है डाइट से भी कंट्रोल में आती हैं। तो कौन सी डाइट देंगे उसको, लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट ओनली, या फिर हाई प्रोटीन डाइट। कौन सी डाइट आप उस मरीज को प्रोवाइड कराएंगे, मरीज को क्या है डायवर्टिकुलाइटिस हुआ है तब। डायवर्टिकुलाइटिस में जो आपका जो कोलोन है, क्या है, कोलोन के अलग अलग जगह पर क्या होना, एक तरीके से वह जो पाउचिंग इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा वो कहलाता है डायवर्टिकुलाइटिस। लेकिन यदि ये कंडीशन है तो आपके मरीज को आप कौन सी डाइट देंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना तो ईजी होगा ही साथ ये जो क्या है बाहर निकलना भी, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी क्रिएट नहीं होगी और ये बाहर भी इजीली निकलेगी। तो डायवर्टिकुलाइटिस में क्या हो, एक तरीके से ब्लीडिंग भी हो सकती है, या फिर यहाँ पर जो पाउच है वो अंदर की तरफ बल्ज भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी कॉज करेंगे। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, आपके मरीज को हाई फाइबर डाइट पर रखा जाएगा। सीधा सा याद रखना है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर इन्फेक्शन होना एक तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए लोअर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन होगा यदि मरीज को क्या है डायवर्टिकुलाइटिस है, और पाल्पेबल कोलोन भी होगा,
फीवर होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, रेक्टल ब्लीडिंग भी होगी, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, कभी कभी डायरिया भी हो सकता है। इसका रीज़न क्या है? आर्टेरियल हाइपरटेंशन, इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी, मोटापा, विटामिन डी का लेवल कम होना। फिर कॉम्प्लिकेशन में तो सीधी सी बात, यदि आपको इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एब्सेस हो सकती है, फिस्टुला हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। अब डायग्नोस कैसे किया जाएगा और ट्रीट कैसे किया जाएगा? ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। यदि वुमेन चाइल्ड बियरिंग एज में है तो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा कि एब्डोमिनल पेन प्रेगनेंसी कंसीव करने के कारण तो नहीं हो रहा। लिवर एंजाइम टेस्ट भी किया जाएगा, स्टूल टेस्ट किया जाएगा, सीटी स्कैनिंग की जाएगी एंड लास्ट एट द लीस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी से फाइनली पता किया जाएगा कि ये कंडीशन किस एरिया में और कहाँ पर कितनी डेवलप है। क्लियर? तो यहाँ पर एक क्या है? डायवर्टिकुलाइटिस। अगला क्वेश्चन है, A client is diagnosed with Crohn's disease. The nurse should anticipate which of the following symptom. तो यदि आपके मरीज को डायग्नोज किया गया किसके लिए? क्रॉन्स डिसीज के लिए, तो यहाँ पर कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे? ब्लडी डायरिया, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, पेनलेस जॉइंटिस, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। कौन से सिम्टम है जो देखने को मिलेंगे क्रॉन्स डिसीज वाले मरीज में? तो मरीज को क्रॉन्स डिसीज़ हुई। क्रॉन्स डिसीज़ क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, कहाँ का? जीआई ट्रैक्ट का, जिसमें आपका जो स्टमक से लेके एनस तक का पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसे केस में क्या देखने को मिलेगा? एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। ये देखिए क्रॉन्स डिसीज़ में क्या है? एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है जिसमें लंबे टाइम से आपके जीआई ट्रैक्ट में, मतलब स्टमक से लेके जो एनस तक का एरिया है वो यहाँ पे आपका अफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर या तो जो फिस्टुला डेवलप हो सकते हैं, कोलोन जो थिकनेस वॉल हो सकती है, तो यहाँ पर कुछ भी देखने को मिलेगा। और जब पेट में कुछ भी समस्या हो तो सबसे पहली कंडीशन होती है दर्द, क्रैम्प। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। नेक्स्ट इज कुबलर-रॉस 5 सक्सेस स्टेज ऑफ डेथ एंड डाइंग आर। तो कुबलर-रॉस की 5 जो स्टेज वाली थ्योरी है वो इसका यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा? क्या सीक्वेंस में रखी गई है ये थ्योरी? ऑप्शन में है यहाँ पर एंगर, बार्गेनिंग, डिनाइल, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग एंड एक्सेप्टेंस। थर्ड ऑप्शन है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस, या फिर लास्ट में है आपका बार्गेनिंग, डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डिनाइल मतलब मरीज जब कुबलर-रॉस की जो ग्रीप थ्योरी है और स्टेज ऑफ डाइंग और डेथ और डाइंग थ्योरी है सेम है यहाँ पे, तो 5 स्टेज होती है। पहला डिनाई करना कि नहीं ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती है। दूसरा आपको गुस्सा आना। मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है, आपको बेस्ट एग्जाम्पल है, डेथ डाइंग तो दूर की बात है, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आता है, आपने कोई सा भी एग्ज़ाम दिया, आपके मान लीजिए 98 मार्क्स आए और सिलेक्शन हो रहा है 99 पर, तो आपको लगेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा हो जाएगा। जब मेरिट ही आ जाएगी, आपका नाम नहीं आएगा, तब आपको गुस्सा आएगा, फिर आपको खुद से ही लगेगा कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की, नेक्स्ट आप डिप्रेशन में जाएंगे। लास्ट में आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मेरी थोड़ी सी भूल के कारण मैं एग्ज़ाम में रह गए। तो वही चीज़ है यहाँ पर डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे स्टेज कौन सी है? 3rd नंबर वाली, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट वन इज which of the following planes divides the body longitudinal into anterior and posterior region। तो कौन से बॉडी के प्लेन है? मैंने आपको सेपरेट शॉर्ट्स क्लास में भी बताए थे। बॉडी के कौन से प्लेन है जो आपकी बॉडी को आगे के हिस्से और पीछे के हिस्से में डिवाइड करेंगे? फ्रंटल, सेजाइटल, मिड सेजाइटल या फिर ट्रांसवर्स प्लेन। तो कौन से प्लेन है जो आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में लॉन्गिट्यूडनल मतलब 2 बीच के भागों से अलग अलग डिवाइड करेंगे? वो कहलाता है आपका फ्रंटल प्लेन। ये देखिए इस इमेज से बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन, ये आपकी बॉडी का एंटीरियर पार्ट, आगे का, पोस्टीरियर पीछे का पार्ट अलग अलग बताएंगे।
अब सेजाइटल की बात करें तो लेफ्ट और राइट पोर्शन आ जाएगा आपका डिवाइड होके। ट्रांसवर्स में मतलब आपकी बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर बीच से डिवाइड करेंगे, मतलब ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, तो वो है ट्रांसवर्स और क्रॉस सेक्शनल प्लेन। और यदि सेजाइटल तो लेफ्ट और राइट में आपकी बॉडी को डिवाइड करके बताया जाएगा। और यदि कोरोनल है और फ्रंटल तो एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये जो क्वेश्चन है प्लेन वाला क्वेश्चन, एमपी जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जब 2019 में पेपर हुए थे, अलग अलग तरीके से पेपर हुए थे और उन सभी पेपर्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया था। वो चाहे रीवा के लिए हुआ था, विदिशा के लिए हुआ था, कहीं के लिए भी पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन सभी पेपर्स में आया था। नेक्स्ट इज HIV-1 बिलोंग्स टू वन ऑफ द फैमिलीज ऑफ रेट्रोवायरसेस विच वन। तो HIV का जो वायरस है, क्या है HIV का जो वायरस है यहाँ पर, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? रेट्रोवायरस की कौन सी फैमिली से? लेंटी वायरस, टैकी वायरस, पैरामिक्सो वायरस, पैरोवायरस या फिर पैरवोवायरस, कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा रेट्रोवायरस इसकी? तो ये करता है लेंटी वायरस से। किससे? लेंटी वायरस से। नेक्स्ट वन, वर्टिगो इज द प्रॉब्लम ड्यू टू। तो वर्टिगो है जो कहाँ प्रॉब्लम होने के कारण होगा? मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर इनर ईयर के कारण। तो वर्टिगो जो प्रॉब्लम होती है इनर ईयर में प्रॉब्लम के कारण। इनर ईयर का मतलब जो ड्रम, जो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ड्रम वाला पार्ट है, वो यहाँ पर ईयर ड्रम वाला पार्ट। वर्टिगो कब होता है? जब मरीज के लिए डिसीज में टिनिटस, वर्टिगो एंड, तो जो वर्टिगो है कहाँ पे प्रॉब्लम के कारण होगा? इनर ईयर में प्रॉब्लम के कारण। टिनिटस मतलब कानों में घंटियां जैसे बजना, रिंगिंग सेंसेशन फील होना, वर्टिगो मतलब चक्कर टाइप से आना, और यहाँ पर एट लास्ट इज द हियरिंग लॉस। तो ये कहाँ कब प्रॉब्लम में होगा? जब आपके इनर ईयर में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तब। अगला क्वेश्चन,